तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वेबसॉल एनर्जीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई थिंक मेरे चैनल पे वेबसॉल को हम पहली बार ही अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। हमने बाकी बहुत सारे सोलर मॉड्यूल्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को डिस्कस किया है। सो उन्हीं नॉलेज को हम लोग यूज़ करते हैं वेबसॉल के लिए। तो पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ गए हैं। आप देख रहे हो इंडिया में जो एडवांस लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मेकर्स है, उसकी सप्लाई आई थिंक 140-150 गीगावाट तक पहुंच गई है। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई पूरे सोलर सेक्टर में सोलर मॉड्यूल्स की गल्ट हो गई है, इनफ मॉड्यूल की सप्लाई हो गई है। अलग अलग तरह के प्लेयर्स हैं हमारे पास, वाड़ी से लेके वेबसॉल तक के, बड़े से लेके छोटे तक के सारे प्लेयर्स हैं। तो यहीं पे अगर आप वेबसॉल को देखोगे तो वेबसॉल क्या करना चाहता है। सबसे पहले देखिए, जब आप एक पूरे सोलर इंडस्ट्री को देख रहे हो ना, तो मॉड्यूल मेकर्स सभी अलग अलग तरह के सेगमेंट्स में काम करते हैं। कुछ आपके यूटिलिटी स्केल पे काम करता है। यूटिलिटी स्केल पे कौन काम करेंगे? जिनके पास बड़े बड़े प्लांट्स है, बिकॉज दे विल बी एबल टू सप्लाई द मॉड्यूल्स टू प्लांट्स लाइक एक्मी सोलर होल्डिंग्स, एनटीपीसी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, अडानी होगी। इनको वो सप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गया यूटिलिटी स्केल पे। अब इन पे कौन काम करता है? वाड़ी एनर्जीज हो गया, विक्रम सोलर हो गया, ये सब यूटिलिटी स्केल पे काम करते हैं। तो जब आप इनके बिजनेस को देखते हो ना, आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना है। तो बट जब हम देखिए, जैसे कि एग्जांपल्स है, एल्पेक्स सोलर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, या फिर जब आप वेबसॉल को देखते हो ना, तो अभी देखिए इनके पास जो मॉड्यूल मेकिंग कैपेसिटी है, लेट्स टेक द केस ऑफ वेबसॉल ओनली। तो इनके पास कुछ समय पहले आई थिंक 600 मेगावाट का सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था। उसके बाद इन्होंने रिसेंटली आई थिंक सितंबर या अक्टूबर के आसपास इन्होंने 600 मेगावाट की और सेल मेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज की है। कहाँ पे की है? वेस्ट बंगाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फाल्टा। तो वहां पे इन्होंने अपनी सेल कैपेसिटी लगाई है, तो 1.2 गीगावाट की है। तो अब देखिए, इसी से आपको इनकी कैपेसिटी से एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये लोग किस सेगमेंट में काम करते हैं। अब ये जिस सेक्टर को काम करता है ना, तो बेसिकली डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए काम करते हैं। अब उसमें डीसीआर सेल की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन से सेगमेंट्स में काम करता है। तो हमने अभी आज ही या कल ही ओसवाल पंप्स को डिस्कस किया था। वहां पे पीएम कुसुम वगैरह के लिए डिमांड है। फिर आपकी पीएम सूर्य घर जो बिजली योजना है, जो हमारे घरों के छत पे बेसिकली सोलर पैनल्स वगैरह लगाने की बात है, तो उन सभी सेगमेंट्स में काम करता है। अब जब आप डीसीआर मार्केट को देखते हो ना, तो वहां पे सिंस चाइना से जो सेल्स होते हैं, जो सस्ते में मिलता है, कुछ सेंट्स वगैरह में उसके दाम होते हैं, वो उनकी सप्लाई बेसिकली उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो रियलाइजेशन होता है डीसीआर मार्केट में, वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में आपको देखना है। तो ये बेसिकली इनकी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके कारण आप देखिए ना, वेबसॉल को अगर आप देखते हो पिछले कुछ क्वार्टर से, तो यू विल फाइंड कि वेबसॉल का जो मार्जिन है, आई थिंक सेक्टर में सबसे हाईएस्ट आपको दिख रहा था अभी तक। आई थिंक अभी भी हाईएस्ट ही होगा। तो पहले आप देखेंगे लगभग 45-47% पे पीक किया था इनका एबिटा मार्जिन। बट वहां से चीजें चेंज हो रही हैं, और ऑफकोर्स वो सस्टेनेबल नहीं था। तो सिंस हम लोग केपेक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, तो अभी देखिए, हमने सेल्स वगैरह के बारे में देख लिया। तो पहले आपको, जब आप सेल्स को देखते हो ना, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो सेल्स में जो टेक्नोलॉजी होती है, वो कौन सी कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आपने एमीवे फोटोवोल्टिक्स को देखा है, अपने विक्रम सोलर को देखा है, तो ये सभी जो कंपनी है, एंड फॉर ऑल्सो एल्पेक्स सोलर ऑल्सो, वी विल डिस्कस दैट इन अ डिफरेंट वीडियो ऑल्सो। सो जब इन कंपनीज को देखोगे ना, तो ये लोग अभी आपके टॉप कॉन सेल लाइन्स पे जा रहे हैं, फिर उसमें G12 आरएफ पे जा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है? देखिए, जब टेक्नोलॉजी आप अपग्रेड करते हो ना, दो चीजें होती है। एक तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो जो प्लांट से आउटपुट होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा, वो बढ़ जाएगा आपका, है ना। दूसरा चीज क्या होता है? जो सेल्स की साइज वगैरह होती है, वो ऑप्टिमाइज हो जाती है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो उससे भी आपकी जो इफिशियंसी वगैरह होते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलता है। तीसरा चीज क्या होता है? जो आपकी बेसिकली ये जो सिल्वर सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है ना, जिसके कारण पूरा बातें चल रही हैं पिछले कुछ समय से कि उससे पूरी जो सेल्स वगैरह की कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो ये सारी चीजों में उनका फायदा होता है। तो बेसिकली क्या है, सेक्टर अपग्रेड कर रहा है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? सिंस हम वेबसॉल के बारे में बात कर रहे हैं और इनके केपेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि इनकी जो प्रेजेंट केपेक्स है फाल्टा में, 600 मल्टीप्लाई बाई 2, फेज 1 और फेज 2 में है। तो वो दोनों की जो टेक्नोलॉजी है, वो एक इंडस्ट्री में ऑब्सोलीट हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द मोनो पीईआरसी लाइन। अब देखिए, प्रेजेंट में वो इशू नहीं है। इशू क्यों नहीं है? सिंस अभी इंडिया में जो एंटिसिपेटेड था कि जो सेल की रैंप अप होना है, नई नई केपेक्स आना है, जो लोगों का मानना था कि लगभग 50 से 60 गीगावाट का बाय द एंड ऑफ दिस FY 26 हो जाएगा। बट इन रियलिटी आप देखते हो ना कि सिंस जो सेल्स की लाइंस होती है, उसका जो रैंपिंग अप होता है, वो थोड़ा सा स्लो होता है। जैसे आप देखते हो ना, किसी भी सेक्टर में आप जैसे टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जाओगे ना, तो चीजें डिफिकल्ट होती जाती है। वहां पे जो प्लेयर्स होंगे, वो कम प्लेयर्स आएंगे। अगेन उसमें केपेक्स वगैरह ज्यादा लगता है, उसको सर्वाइव करना, उसकी जो रैंपिंग अप होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो वही उसका आप रिजल्ट देखते हो।
तो इन रियलिटी क्या हुआ है ना कि अभी जो इंडिया में प्रेजेंट आई थिंक सेल्स की कैपेसिटी है वो लगभग 20 से 30 गीगावाट के बीच में है। अगेन नंबर्स वेरी कर सकते हैं, तो वो आप देख लेंगे हम लोग। तो उसी में आप देखिए, तो ये इसको अब मैं जोड़ता हूँ डीसीआर मार्केट की तरफ से। तो आपने ये देखा कि अल्टीमेटली जो सेल्स वाले सेक्टर में जो आप दिख रहे हो ना, तो वहां पे जो एक्चुअल इंडिया में प्रोडक्शन है वो कम है। तो यहाँ से आपको एक दिखता है कि डिमांड सप्लाई में गैप है। तो बेसिकली डिमांड काफी ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है? आपको दिखता है आपके पंप सेक्टर में भी, ऑल्दो उनके जो इश्यूज है मार्जिन वाले, वो एक डिफरेंट चीज है। हैविंग सेड दोस थिंग्स कि वहां पे रिसीवर्स के इशू चल रहे हैं, बट वो एक टेम्पोररी फेनोमेना है। बट उससे डिमांड आपकी सिनेरियो तो चेंज नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड ज्यादा है आपकी सप्लाई से। तो उसके कारण जो डीसीआर मार्केट में फिलहाल इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, मतलब आप टॉप वन पे काम करते हो या फिर मोनो पीईआरसी में काम करते हो, उससे ये मैटर नहीं करता है। आपकी जो डिमांड है वो रहेगी। बट हैविंग सेड दोस थिंग्स, जैसे जैसे आने वाले समय में आपकी सेल्स की रैंपिंग अप बढ़ जाएगी, अभी जैसे प्रीमियर हो गया, सभी लोग लगा रहे हैं अपने, तो वहां पे आप देखोगे ना, जब इनफ सप्लाई हो जाएगी सेल्स की, तो कोई भी प्लेयर होगा, आप भी तो चाहोगे ना कि एक बेटर क्वालिटी का सेल्स मिले आपको। तो वहां पे जो वेबसॉल एनर्जी है, उसको जो इनका पुराना सेल लाइंस है, जो मतलब कहने का मतलब जो फाल्टा में है, मोनो पीईआरसी पे है, उनको ये चीज अपग्रेड करनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए, इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा एल्पेक्स से कंपेयर करता हूँ। तो अभी देखिए, एल्पेक्स वाले जो हैं वो लोग अपना आई थिंक 2.2 गीगावाट का कोसी में लेके आ रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। तो वहां पे सेल प्लांट लेके आ रहे हैं। अब वो लोग डायरेक्टली आपकी टॉपकॉन लाइन और उसमें जी12 में जा रहे हैं। तो उसको क्या है, उनको क्या है, एक तरह से आप इसको ऐसे कह सकते हो, एक लेट मूवर्स एडवांटेज है। मतलब वो स्टार्टिंग में एक बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पे वेबसॉल जो है ना, सिंस इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, तो आपने देखा पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनके मार्जिन वगैरह एकदम काफी अच्छे रहे थे। अब जब आप अब क्या करना पड़ेगा इनको आने वाले समय में, जो इनकी पुरानी सेल लाइन है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। जब आप चीजों को अपग्रेड करते हो ना, तो दो चीजें होती हैं। एक एक तो आपका डिले हो जाएगा। डिले क्यों होगा? क्योंकि कुछ समय के लिए आपको अपने जो प्लांट्स वगैरह हैं उसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा इशू ये होगा कि आप, मतलब जब आप किसी भी एक टेक्नोलॉजी दूसरे दूसरे टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करते हो ना, तो आपको एक तो प्लांट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, और दूसरा क्या है, जब एक नया आपका बेसिकली टॉपकॉन लाइन में आ जाएगा, तो उससे उसको फिर से रैप अप करना पड़ेगा ना। तो एक तरह से बेसिकली आपको एक पीरियड मिलेगा जहां पे आप अपनी डिमांड को मीट नहीं कर पाओगे। तो वो चीज है। तो हम लोग जैसे अभी फिलहाल हमने बात कर लिया इनकी जो बेसिकली सेल्स की कैपेसिटीज वगैरह है। अब बात करते हैं अगर इनके मॉड्यूल्स की कैपेसिटी है, तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मॉड्यूल्स में लगभग 550 मेगावाट का मॉड्यूल लगाया है। ठीक है, अब देखिए, जब आप पूरे सेक्टर को देखते हो ना, तो मॉड्यूल्स लगा के करते क्या है, अब इनके पास सिंस सेल की लाइंस है, उन सेल्स की लाइन से जो सेल्स प्रोक्योर किया, ऑफ कोर्स वहां पे जो आपका वेफर्स वगैरह होगा वो चाइना से इंपोर्ट किया, वेफर्स को यूज किया, उसको सेल्स में लगाया, सेल्स से बनाया जो 500 में 550 मेगावाट की इनका मॉड्यूल्स वाला प्लांट है, जो अभी रैंपिंग अप हो रहा है उसका धीरे धीरे। आई थिंक अभी 60% पे पहुंच गया है वो। उसमें मॉड्यूल्स में लगाया और उसको मार्केट में सेल किया। कहाँ पे सेल किया? डीसीआर मार्केट में सेल किया। बट यू वुड हैव नोटिस कि भाई इनका जो सेल का जो पूरा केपेक्स मतलब कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट की है, लगभग 90% की यूटिलाइजेशन पे चलते हैं वो सब चीजें। तो आप देख रहे हैं एक डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि मॉड्यूल्स तो आपका लगभग 550 मेगावाट का है और जो सेल्स है वो लगभग 200 मेगावाट के हैं। तो ये जो डिफरेंस आया, इसमें क्या करते हैं, अब ये जो बचा, मतलब बेसिकली इनके पास एक एक्स्ट्रा सेल्स है ना, जो कि बहुत ही एक डिफरेंट है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद द अदर कंपनीज आल्सो, क्योंकि हर जगह पे मॉड्यूल्स ज्यादा रहते हैं, सेल्स कम होते हैं। बट इन द केस ऑफ वेबसॉल, आपके सेल्स ज्यादा है, मॉड्यूल्स कम है। इसी का रिजल्ट दिखता है आपको, जो उनके एबिटा मार्जिन है उनके नंबर ज्यादा है, बट वो अभी कम हो रहा है, उस पर हम लोग आते हैं। सो तो ये हो गया, अभी तक हमने बात कर लिया इनकी जो सेल्स की केपेक्स क्या है उसके बारे में बात कर लिया, फिर इनके मॉड्यूल्स के बारे में बात कर लिया। अब जो इनका यहाँ से अपकमिंग केपेक्स प्लान्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप जब एक आप ऐसे सेक्टर को देख रहे हो ना, जो बेसिकली इंफ्रा मतलब केपेक्स ड्रिवन कंपनी है, कहने का मतलब क्या है, एक साइकिल्स में चलता है। साइकिल्स में क्यों चलता है? क्योंकि अभी पूरे सेक्टर में डिमांड है, क्योंकि इंडिया में पूरी आरडी की ट्रांजिशन हो रही है। द सेम थिंग इज आल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ टीडी पावर सिस्टम, जहां पे ट्रांसफॉर्मर्स और आपके जो अल्टरनेटिंग मोटर्स वगैरह हो गए, उन सभी से डिमांड आता है। वैसे ही आप देखिए, और भी बाकी सेक्टर में, ट्रांसफॉर्मर सेक्टर हो गया, वहां पे भी सिंस एक सप्लाई डिमांड का गैप है, एक साइकिल चल रही है ना, तो वहां पे आपको दिख रहा है डिमांड ड्राइवर्स आ रहा है। सिमिलरली इन द केस ऑफ सोलर इंडस्ट्री ऑल्सो, यहाँ पे सही टाइम पे केपेक्स केपेक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो इनका अपकमिंग फेज 3 और फेज 4, जो ये दो गीगावाट के दो प्लांट्स आने वाले हैं, कहाँ पे आएगा? आंध्र प्रदेश में नाइडोपुरा जगह है, जहाँ पे प्रीमियर एनर्जी भी विद द हेल्प ऑफ ईपैक प्रीफैब अपना प्लांट लगा रहा है। सो उसी जगह पे आंध्र प्रदेश में ये लोग अपना प्लांट लगा रहे हैं 2 गीगावाट की, वो बनेगा आपका जो टॉपकॉन लाइन से, उससे बनेगा, विच इज द गुड थिंग। अब इशू, अच्छी बात है वो प्लांट लगा रहे हैं, बट थिंग इज, वो जो प्लांट लग रहा है वो FY 27 जो होने वाला है, मतलब जो ये वाला ईयर चल रहा है, इसमें वो प्लांट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। जो इनका 2 गीगावाट आने वाला है वो नेक्स्ट ईयर में, मतलब जुलाई 2027 में आएगा। और जो उसके अगला प्लांट है 2 गीगावाट का, वो जुलाई 2028 में आएगा।
सो यू आर सीइंग कि भाई जो पूरा FY27 है, यहाँ पे इनका कोई नया कैपेसिटी नहीं आ रहा है। अब देखिए ये जो पूरा सेक्टर है हर दिन इवॉल्विंग है। आप देखते हो न्यूज में कितने नॉइसेस वगैरह रहते हैं कि पीपीए कैंसिलेशन हो रहे हैं, कर्टलमेंट के इश्यूज आते हैं, चाइना से डंपिंग हो रही है, उसके प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो एक इवॉल्विंग सेक्टर है और डिमांड सिनेरियो को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई सेक्टर में पूरा सोलर गल्ट चल रहा है, मॉडल्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इस सिनेरियो में अगर आप सही टाइम पे कैपेसिटी नहीं लाओगे, सो जब आप इस कंपनी को देखते हो ना, तो आपको इसको एक एक क्वार्टर के बेसिस पे देखिए। अब मैं अभी से कैसे प्रोजेक्ट कर दूं कि भाई FY28 या 29 के अंदर क्या मॉड्यूल, इनकी जो मॉड्यूल्स की प्लांट्स आने वाली है उसका क्या रैंपिंग अप रहेगा, वो हम अभी नहीं देख सकते। ऑल्दो सेक्टर में काफी डिमांड है क्योंकि 500 गीगावाट का पूरा टेलविंड्स है, साथ ही साथ जो ग्रीन हाइड्रोजन वाली डिमांड आएगी वो भी आएगी, बट अगेन वो चीज तो हमें लॉन्ग टर्म में देखना है। सो हैविंग सेड ऑल दोस थिंग, उस पैरामीटर को देखते हुए हम लोग इनकी कैपेसिटी के बारे में देखते हैं। तो इनका 2 गीगावाट प्लस 2 गीगावाट का कैपेसिटी आने वाला है नायडापुटा में। सो दिस इज द होल कैपेसिटी विच दे आर टारगेटिंग फॉर देयर सेल्स और मॉड्यूल्स के बारे में। अब अब पूरी जो सेक्टर है, आप देख रहे हो कि जो हमने माउंटेन क्लाइंब का एग्जांपल लिया है, जहां पे आप देखते हो कि शुरुआत में मॉड्यूल्स हुआ, फिर कुछ हम जब हाइट पे बढ़े तो वहां पे हमने सेल्स देखा, फिर उसके अगर आपको और हाइट पे बढ़ना है तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा वेफर्स और इनगोट्स की तरफ पे। तो दिस कंपनी इज आल्सो सेइंग कि भाई लगभग इन्होंने, आई थिंक लिंटन एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, जिसका जिसका इन्होंने पार्टनरशिप किया है। अब उसमें सेल्स और वेफर्स और इनगोट्स वगैरह में जाने की बात करते हैं, लगभग 2.5 गीगावाट का बात करते हैं, वो भी अगेन आपका FY28 में आएगा। बट सिंस वो ALMM3 से रिलेटेड है, तो जब उस पर गवर्नमेंट की क्लैरिटी आएगी तो हम लोग उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। सो ये उनका पूरा केपेक्स वगैरह के बारे में बात हो गई। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके मार्जिन में फॉल क्यों हुआ है। तो उसको देखना है तो नंबर्स पे चलते हैं हम लोग इनके। सो तो ये तो हमने केपेक्स के बारे में बात कर लिया, आप इसको पॉज कर सकते हैं जो हमने अभी जस्ट देखा है। ओके, तो सेल, उसके पहले आप देख लीजिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है। अभी आपने देखा कि पिछले कुछ समय में इनका जो सेल लाइन है वो 600 मेगावाट का सेल लाइन आया था, उसके कारण आपको दिखता है कि जो सेल की जो नेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम हो गई है। अब धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर में, जैसे अभी इन्होंने क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो लगभग 75% पे इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो सेकंड लाइन है जो 54% पे थी, वो अभी जनवरी के में बढ़ के 54%, 90% हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वार्टर 4 इनका ऑफकोर्स अच्छा आने वाला है, एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ जो इनके बेसिकली मॉड्यूल प्रोडक्शन हो गया, सेल्स प्रोडक्शन हो गया, उसके बारे में। सिमिलरली अगर आप मॉड्यूल्स पे भी देखोगे ना, तो इनकी जो सिंस रैंपिंग अप हो रहा है वो भी अभी 64% पे बढ़ गया है। अब इसको ये लोग आने वाले क्वार्टर में इसको बढ़ा के आई थिंक 80% के ऊपर करने की बात करते हैं, विच इज अगेन वन मोर पॉइंट। आप देखिए, आपको हेल्प मिलेगा बाकी कंपनीज को भी ट्रैक करने में इस सेक्टर में। तो जब आप सेल प्लांट्स को देखते हो ना, तो उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, जिसको लोग इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कह देते हैं, तो लगभग 90% पे होता है। और जो आप मॉड्यूल्स को देखते हो ना, तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिलेटिवली लेस होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वो चीज। तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 80% 85% के बीच में रहता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये आपको हेल्प करेगा जब आप इस तरह की कंपनी का गाइडेंस वगैरह के बारे में, रियलाइजेशन ट्रेंड्स को देखना चाहते हो ना, तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगा। सो ये है इनके जो पूरी रैंपिंग अप हो रही है उसके बारे में बात। सो द पॉइंट विच वी वर डिस्कसिंग की, ओके, उसके जाने से पहले पहले तो ऑर्डर बुक ठीक है, ऑर्डर बुक में कोई इशू नहीं है, बिकॉज आप देखते हैं पूरे सेक्टर में टेलमेंट चल रहा है। बट उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, इनके जो क्लाइंट्स वगैरह है, ये इससे आपको बेसिकली एक और पॉइंट प्रूव होगा कि ये जिस सेगमेंट में वर्क करते हैं ये यूटिलिटी स्केल में काम नहीं करते हैं। सो जो क्वेश्चंस है कनेक्टिविटी इशूज के बारे में, और जो आपके कर्टेलमेंट वाले कारणों की में जो इशूज रहता है, फिर आपके जो पीपीए कैंसिलेशन वगैरह के बारे में बातें होती हैं, तो दोज पॉइंट्स आर नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ वेबसॉल एनर्जी, और फॉर दैट सेक एल्पेक्स जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, बिकॉज ये लोग पीएम कुसुम और सूर्यघर डीसीआर मार्केट में काम करते हैं। बट यहीं पे आप इसको देख सकते हो, जो कंपनी आप रिलेट कर पाओगे, जैसे ओसवाल पंप्स हो गया। सो अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहीं पे हम लोग इनके जो इन्वेंट्री और जो रिसीवर्स वाले चीजें हैं उनसे रिलेट करते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि ये जो कंपनी है, इसका क्लाइंट बेसिकली, आपने देखा कि इसका क्लाइंट ओसवाल पंप्स है। तो अब देखिए, वेबसॉल अपने ओसवाल पंप्स को क्या सप्लाई करता होगा? मॉड्यूल सप्लाई करता होगा, है ना। अब ओसवाल पंप उस मॉड्यूल्स को क्या करता है? उस मॉड्यूल्स को लेके जाएगा मागल त्याला स्कीम में, महाराष्ट्र में सोलर पंप्स लगाएगा, है ना। वो सोलर पंप्स लगाएगा, बदले में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगी वो पैसे फार्मर्स और जो भी है सारे पैसे लाके उस सोलर पंप्स को देगा, और वो बैक टू द ये आपके वेब सोलर एनर्जी को देगा। तो ये पूरा चेन हो गया ना। अब इस चेन में अगर आप देखोगे ना, कोई भी एक सेगमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आप ये देखिए, आपने हमने पिछले उस वाल के वीडियो में भी देखा कि वहीं पे सिंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया, तो वहां से पैसा नहीं आया तो उस वाल को पैसा नहीं मिला, उस वाल को पैसा नहीं मिला, तो उसके कारण आपको वेबसॉल को पैसा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है,
और जब वेबसॉल को पैसा नहीं मिलेगा तो इन्वेंट्री जो इनकी है वो स्ट्रक हो जाएगी। क्यों स्ट्रक हो जाएगी? बिकॉज जो सामने वाला पार्टी है वो उससे मॉडल्स लेगा नहीं, क्योंकि उसको पैसे मिले नहीं है, वो आगे लगाएगा नहीं। तो क्या है, बेसिकली चैनल चैनल आपका चोक हो जाएगा, है ना। ये आप इसको और रिलेट कर सकते हो, अगर आपने ईपैक ड्यूरेबल देखा है या फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखा है, जहां पे आपने पूरी जो एसी सेक्टर है वहां पे ये वाला इशू चल रहा है फिलहाल। तो कमिंग बैक हेयर, तो आप देखिए जब आप इस कंपनी को देखते हो ना, तो आपको ये दिखेगा कि इनके जो इन्वेंट्रीज का नंबर है वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, हम दिखाएंगे यहाँ पे अभी आपको। बट वो पॉइंट आपको देखना है बेसिकली क्या है, इससे ये क्वेश्चन एक आता है कि देखिए, जब हम सेक्टर में पूरे बहुत सारे डिमांड के बारे में बातें करते हैं, देन व्हाई अ कंपनी विल गेट इट्स इन्वेंट्री स्ट्रक। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिमांड वाला इशू नहीं है, अब जो इन्वेंट्री स्ट्रक है दैट इज बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी कहाँ पे है? वो आपके पूरे वैल्यू चेन के एंड में। वैल्यू चेन के एंड में कौन आता है? जो गवर्नमेंट से लिक्विडिटी नहीं आई है, जो कि आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देखा कि वो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है वहां से लोन सैंक्शन नहीं हुआ है अभी तक। सो इस तरह से आपको इनके पूरे इन्वेंटरी साइकिल को समझना है। अब इसी को आपको हेल्प मिलेगा समझने के लिए आपके इनके मार्जिन के क्वेश्चन को। तो हम लोग अब मार्जिन वाले पार्ट पे चलते हैं। सो ओके, तो ये तो इनकी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, आप इसको पॉज करके देख लीजिए। ये जो लिंटन के बारे में मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, जो उनका वेफर्स वाला प्लांट है, अभी तो इस पे ज्यादा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। सो ओके, तो देखिए अब इनके आपको दिख रहा है कि EBITDA मार्जिन यहाँ पे कम हो गए हैं। अब EBITDA मार्जिन के कम होने के कारण दो तीन कारण है। एक तो हमने वो इन्वेंट्री वाला चीज देखा, तो जिसके कारण ऑफटेक नहीं हो पाया है। दूसरा कारण आप देखिए, आपने देखा था पिछले क्वार्टर में सिल्वर प्राइसेस से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको मिटिगेट करने के लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की मेथड्स यूज करता है। कुछ कॉपर फिंगर टेक्नोलॉजी होती है जो कि एल्पेक्स एनर्जी यूज करेगा आने वाले समय में। बेसिकली क्या होता है, उससे आप कॉपर का यूज करते हो, यही पॉइंट आपका आई थिंक एमिबे फोटोवोल्टिक्स ने भी बोला है। तो उससे क्या होगा कि सिल्वर के साथ कॉपर को मिला के लोग अपनी सिल्वर की जो नीड है बेसिकली पूरे सेल्स बनाने के लिए उसमें कम करते हैं। तो वही उस तरह की चीजें कुछ ये भी कंपनी यूज करता है, बट अगेन उसके कारण कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट रहेगा ही, कितना भी आप हेजिंग कर लो, कितना भी आप टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर लो, तो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखता है। फिर कुछ अगर आप देखेंगे जो मॉडल के प्राइसेस वगैरह भी हैं, वो भी कुछ फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो उन सभी कारणों से इनका बेसिकली EBITDA मार्जिन कम हुआ है। बट इससे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप देखिए, हमने ये देखा पहले कि इनका सेल्स वगैरह ये ज्यादा सेल करते हैं ना, तो वहां से आपको दिखता है कि सिंस डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो वहां पे रियलाइजेशन ज्यादा थे, है ना। तो उसी कारण इनको मार्जिन ज्यादा मिल रहे थे। और अभी हमने देखा कि इनका जो मॉडल प्लांट है वो धीरे धीरे रैंप अप हो रहा है। तो देखिए, अगर आप बाकी कंपनीज को देखते हो ना, वाड़ीज का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाड़ी का EBITDA मार्जिन कितना होगा? 20-25% के बीच में होगा। वैसे प्रीमियर वगैरह के भी होंगे। तो आपने ये देखा कि मॉड्यूल्स के केस में आप डोमेस्टिक मार्केट में सर्व करो या फिर आप यूटिलिटी स्केल पे सर्व करो, वहां पे EBITDA मार्जिन जो रेंज होता है वही आपका 20-25% के बीच में रहता है। अभी वो गल्ट वाली चीज को नहीं ले रहे हैं, तो एक अभी जो प्रेजेंट मार्जिन चल रहा है उतना चल रहा है। तो देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका वेबसॉल जो है, जैसे जैसे आपके मॉडल्स को सेल करना स्टार्ट करेगा ना, जैसे जैसे इसके सेल प्लांट में मॉडल्स का रैंप अप होगा, तो वहां पे आपको ये दिखेगा कि इनका जो मार्जिन है नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, जो पहले सेल्स के कारण डोमिनेट मतलब बढ़ता हुआ आपको दिखता था ना, तो वो अब धीरे धीरे कम होकर स्टेबल स्टेबल होने लग जाएगा। सो यहीं पे आप एक और इंडस्ट्री में देखिए चीजें। सो जब आप बाकी कंपनीज को देखते हो ना, एल्पस को देखिए या प्रीमियर को देखिए, तो उनके केस में क्या है, मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होने की ट्रैजेक्टरी आपको दिखती है। वही वेबसोल के केस में क्या है, जो मार्जिन है वो आपको घटती हुई ट्रैजेक्टरी दिखती है। कहने का मतलब क्या है, वेबसोल का जो पहले एडवांटेज था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, वो एक तरह से डिसएडवांटेज की तरह से थोड़ा थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है, और बाकियों के केस में आपको मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो ये इंटरप्ले है बेसिकली, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और क्या कारण है इनके मार्जिन के रिक्वायरमेंट के लिए। अब देखिए, ठीक है, तो हमने ये मेजर पॉइंट तो डिस्कस कर लिया है। अब कुछ और इश्यूज वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी देखिए, जो मैनेजमेंट है ना इनका, मिस्टर अग्रवाल जी हैं और आई थिंक मिसेज वसंती और मिसेज संजना, ये लोग कुछ जो कंपनी को चलाते हैं। अब इसमें क्या है, इनका सक्सेशन प्लान चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे कैसे चीजें अपडेट होनी है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे आपने देखा ना, जैसे एग्जांपल के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है स्काई गोल्ड, देखिए। तो पिछले कुछ समय से कैसे उस कंपनी ने अपने नए नए ऑडिटर्स वगैरह को लाया है। तो जब किसी बिजनेस को देखते हो ना, जस्ट एक नंबर्स तो देख लिया हमने, बट एट द सेम टाइम आपको ये जो पैरामीटर्स हो गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीजें हो गई, अब उसी में रिलेट करता हूँ मैं आपको। जैसे आप देखिए, जब इनका जो आई थिंक मॉड्यूल वाला या फिर जो फेज 1 या फेज 2 की जो सेल प्लांट्स थी, उनके लिए इन्होंने इनको इरेडा से इन्होंने लोन लिया, ठीक है। अब इरेडा से लोन लिया तो उसके लिए उन्होंने शेयर्स को प्लेज किया था बेसिकली लोन लेने के लिए। आई थिंक 100 करोड़ का कुछ प्लेज अमाउंट था, जिसके 100 करोड़ का लोन लिया था। अब देखिए, ये लोग जो फर्दर केपेक्स कर रहे हैं वो अपने इंटरनल एक्रूवल से कर रहे हैं, वहां पे कुछ इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा। दैट इज अ गुड थिंग, और बचा हुआ कुछ डेप्ट लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब आप नई कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हो तो वहां पे आपको कुछ इक्विटी डाइल्यूट करना नहीं पड़ रहा है। तो एट द सेम टाइम व्हाई यू आर नॉट रिलीजिंग ऑल दोस प्लेज शेयर्स, है ना। तो वही आपको देखनी है। बट कंपनी अगेन उस पर कहता है कि आने वाले समय में उसको हम लोग रिलीज कर देंगे, बट अगेन दैट इज अगेन अ क्वेश्चनेबल थिंग जो कि आपको देखना पड़ेगा इस कंपनी के लिए। सो
तो हमने ऑब्सोलेट टेक के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया कि जो पूरा सेक्टर है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है आपकी टॉप ऑनलाइन और जी12 की तरफ पे, बट इनका जो टेक्नोलॉजी है वो अभी पुराना ही चल रहा है। ऑल्दो वो अभी इशू नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड सप्लाई का गैप है। बट अगेन अब देखिए, इसमें ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है ना, लगभग 30 ईयर से इसी सेक्टर में काम कर रहा है। सो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए इनको ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। सो दे शुड हैव डन बेटर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। इनको पहले ट्रेंड्स वगैरह को देख के और बेटर टेक्नोलॉजी अभी तक ये लोग क्यों नहीं लाए, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो वो वाली चीज़ है। इसके अलावा इनका जो कैपेसिटी है वो आप देखिए, वो अभी पूरा FY 27 में आएगा ही नहीं। तो इसका आपको रिजल्ट अभी मैं गाइडेंस पे दिखाऊंगा जब हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक वो इशू हो गया। फिर इन्वेंट्री वाले कुछ चीज़ें हमने देख ही ली। ओके, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अब देखिए, जो इनका सेकंड लाइन है ना फाल्टा में, जो 600 मेगावाट वाला लाइन है, मोनो PERC वाला लाइन, अब वो ALMM लिस्ट में नहीं है। अब उससे क्या होता है, अब देखिए, सो सो इनका जो अभी फाल्टा में जो लाइन है, मोनो PERC वाला लाइन है, वो आप देखेंगे ना, वो ALMM लिस्ट 2 के अंदर नहीं है। तो उससे क्या होता है, अभी देखिए, उसके कारण ये लोग अपने तो, तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली इनका जो ALMM लाइन 2 है वो अभी सिंस आपका जो सेकंड वाला फेज 2 वाला लाइन है 600 मेगावाट वाला, वो ALMM लिस्ट 2 में नहीं है। तो उसके कारण बेसिकली DCR मार्केट को सर्व नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो जैसे ही उस पर, क्योंकि जो इनके रियलाइज मार्जिन वगैरह है वो उस पर डिपेंड करेगा, तो वो देखना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा है कि फरवरी 26 तक वो इनकी ALMM लिस्ट में 2 में आ जाएगी। तो दैट थिंग वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्वार्टर। सो ये सारी चीज हो गई। और दूसरा एक इशू ये भी है कि देखिए, जब इनका FY 27 होगा, वहां पे कुछ इनकी कुछ कैपेसिटी आने नहीं वाली है, बट उस टाइम पे जितनी भी बची हुई हमारी कंपनीज है, वो आप देख रहे हो, प्रीमियर्स की बहुत सारी आपके प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे, आपकी वाड़ी की भी आ रही है। तो वो सभी प्लांट्स आएंगे और वो सब रैंप अप करेंगे। ऑल तो वो आपके यूटिलिटीज के ज्यादा काम करते हैं, बट अगेन पूरी ओवरऑल नेशन के अंदर आपको दिखेगा कि सेल्स की सप्लाई है वो बढ़ेगी। तो उस पर आपको देखना पड़ेगा इस कंपनी का जो मार्जिन की ट्रैजेक्टरी है वो कैसे रहती है। अब इन सभी चीजों के बाद हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी को हमें कैसे देखना चाहिए, और इनके बेसिकली गाइडेंस वगैरह को कैसे हम एक रफ एस्टिमेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है। सो लेट्स सी। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे Q4 के बारे में हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक रफ आइडिया है ऑलरेडी, जैसा इनका Q3 गया है, तो उसमें सेल लाइन्स की और रैंप अप होने वाली है। तो Q4 देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो Q3 से बेटर होगा। और एट द सेम टाइम इन्होंने ये कहा है कि जो इनका इन्वेंट्री वाला इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके बेस पे जो FY 25 है वो आपको एक रफ एस्टिमेट में दिख सकता है कि मतलब वहां पे आपको दिखेगा कि FY 26 में लगभग टॉप लाइन तो आपको काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखता है। और सिंस जो पैट के नंबर्स है ना, वहां पे ऑल्दो अभी आप देखेंगे ना, तो उतना इशू नहीं है। इतना इशू क्यों नहीं है? क्योंकि जो मार्जिन का जो डायल्यूशन हुआ है वो आपका Q3 और Q4 के आसपास स्टार्ट हुआ है। तो उसके कारण जो पैट मार्जिन है वो रिलेटिवली स्टेबल रहने वाला है। ऑल्दो सम डिप दिखेगा आपको। तो FY 26 में इनका नंबर्स अच्छा ही आने वाला है, और आपके पी फॉरवर्ड पी तो कम ही है। बट इंटरेस्टिंग चीज वहां पे होती है जब हम लोग आपका FY 27 के लिए देखते हैं। अब देखिए, जो FY 26 था ना, वहां पे इनकी जो कैपेसिटीज वगैरह आई थी, तो उसके कारण आप ये देख लीजिए कि FY 26 जो था वो बेसिकली एक रैंप अप वाला ईयर था, है ना। अब Q1 के अंदर इनका 90% का पूरा बेसिकली सेल्स लाइन जो है उसका रैंपिंग अप हो गया है। तो उससे ऊपर तो और कितना रैंप अप करोगे आप। सिमिलरली आपके मॉड्यूल लाइन के भी अंदर है, जो कि लगभग 80% पे हो ही जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो FY 27 जो होना है, वहां पे कुछ नया कैपेसिटी नहीं आ रहा है। सो बेसिकली दैट होल ईयर इट विल बी अ कंसोलिडेशन ईयर, जहां पे एक नई कैपेसिटी नहीं आती है। सो आपको इसको कुछ ऐसे समझिए, अगर आपने सिलचर टेक्नोलॉजी को देखा है ना, तो वो बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही उनका अपकमिंग ईयर होने वाला है, जहाँ पे उनकी जो कैपेसिटी है एक ईयर बाद आएगी। सो उस बेसिस पे हम लोगों को इनका पूरा गाइडेंस वगैरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा FY 26 के लिए। सो अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो ना, तो देखिए, इनके पास 1200 मेगावाट का सेल लाइन हो गया, उसका आप 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लीजिए। अब उस पर आप ये देख लीजिए कि भाई एक मेगावाट सेल्स को सेल करने के लिए कितने रुपए लगते हैं। तो लगभग उसके आते हैं, सेल्स का अगर आप दाम देखोगे ना, तो लगभग 1.2 करोड़ के आसपास कुछ सेल्स बिकता है। तो उसके बेस पे इनका सेल्स का लगभग 1.17 करोड़ पर मेगावाट के आसपास सेल बिकता है, अगर आप रफ फिगर देखोगे। तो उससे इनका जो सेल से पैसा आ जाएगा लगभग 790 करोड़ हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। अब देखिए, मॉड्यूल्स जो हो गया उससे लगभग 866 करोड़ आएगा, क्योंकि मॉड्यूल्स की तो इनकी लगभग 550 मेगावाट की है, लगभग 85% कैपेसिटी पे चलेगा। उन दोनों चीज को आप जोड़िए, तो लगभग लगभग जो FY 27 का रेवेन्यू नंबर आ जाएगा वो आपका लगभग 1680 करोड़ आ जाएगा। अब जो पैट के नंबर है वो डिपेंड करेगा, देखिए, आप पैट मार्जिन क्या लेते हो। अब सिंस EBITDA मार्जिन कम होगा, तो पैट मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, आप इसका 22% पैट मार्जिन लीजिए या फिर अगर आप 25% पैट मार्जिन लीजिए। वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, आपकी रिलायंस कितनी होगी सेक्टर की, उस पर डिपेंड करेगा। तो उसका एक कितना भी आप हम लोग तो पेसिमिस्टिक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेके चलेंगे, तो आपको दिखेगा कि जो FY 26 है, 27 है, वहां पे लगभग रेवेन्यू का जंप तो आपको उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। तो ज्यादा है, ऑफ कोर्स 50% इज अ क्वाइट अ लार्ज नंबर, बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद FY 26, वो आपको कम दिखेगा। ऐसा कम क्यों दिखेगा? बिकॉज आपकी नई कैपेसिटी नहीं आ रही है ना। इस पूरे सेक्टर में आपको
बेसिकली रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो पूरी डिपेंड करेगी आपकी कैपेसिटी और उसके कैपेसिटी के आने पे, और दूसरा कैपेसिटी के रैंप अप होने पे। सिंस इनका एक लार्ज चंक ऑफ जो कैपेसिटी है वो बाय द एंड ऑफ FY 2026 वो एक पीक यूटिलाइजेशन पे ऑलरेडी पहुंच गया है, तो वहां से कितना रैंप करोगे आप। सो और वैसे ही जो पैट है, पैट का नंबर आपको दिखेगा कि जो इनका टॉप लाइन है उससे भी कम होता हुआ, कम ग्रो होता हुआ दिखेगा। वो क्यों दिखेगा? ये ऐसा इसलिए दिखेगा क्योंकि देखिए दिस कंपनी इज अ क्लासिक केस फॉर ऑपरेटिंग डीलेवरेज ना, क्योंकि यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है वो एक मॉडल्स को भी सेल करेंगे, तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो एक डिटोरिएट हो रहा है ना, तो इनका जो पैट के नंबर है वो भी कम होते हुए दिखेंगे। सो ये पूरा आपको वेबसॉल को इस तरह से देखना है। अब इस पूरे सेक्टर में है ना बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लेयर्स हैं, तो आपको जब आप इसको देखते हो ना तो आपको इस पैरामीटर को देखना पड़ेगा। अब जो हम लोग अगले वीडियो में टुमारो वी विल डिस्कस एल्पेक्स और ऑल्सो, तो वहां पे जब आप चीजों को देखोगे ना तो जो जो चीजें हमने इस कंपनी के लिए देखा है उसका जस्ट रिवर्स हो रहा है ना। तो मिस्टर अश्विनी सहगल जी उस कंपनी के बेसिकली उसको हेड करते हैं, तो वी विल डिस्कस दैट कंपनी आल्सो। हो आपको वेबसॉल के केस में जो जो इश्यूज चल रहे हैं, कंपनी को कैसे देखना चाहिए, अपकमिंग ईयर्स में केपेक्स क्या आ रहा है, आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।